हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इसमें हम बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर सेमेस्टर थर्ड का जो आपके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन, जो समकालीन भारत में शिक्षा, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। और ये ऐसे रेगुलर एनसीबी स्टूडेंट सभी के लिए। और इससे पहले हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना चुके हैं, अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, उस आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसी पेपर में से आएंगे जो हमने आपको बता रखे। उसमें 20 क्वेश्चन हमने बता रखे, जिसमें से ना आपको 8 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे 100%। ठीक है गाइस, तो वो 20 क्वेश्चन की वीडियो जरूर देखिएगा आप। उसमें ओनली क्वेश्चन बताए गए, यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन विद आंसर बता रहे हैं। और ये क्लास फर्स्ट है, इसके बाद अलग अलग क्वेश्चन की वीडियो आती रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले ने भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी भूमिका और पहल पर चर्चा करें। और क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, तीनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है और आंसर सबके सेम है। ठीक है, नारी शिक्षा के संदर्भ में सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले की शिक्षा दर्शन में क्या भूमिका रही और उनकी विशेषता पर प्रकाश डाले। सावित्रीबाई फूले नारी शिक्षा में योगदान, उनकी विशेषता पर प्रकाश डाले। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अब चलिए हम आंसर आपको बताते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं गाइस, फाइनली आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन का। देखिए, ज्योतिबा फूले ने शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उनकी भूमिका क्या क्या थी उसके बारे में हम देखते हैं। ज्योतिबा का मानना था कि केवल शिक्षा ही निचली जातियों और महिलाओं के लिए न्याय विकास तक पहुंच की ओर ले जाती है। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों की प्रगति केवल शिक्षा से ही संभव है और उन्हें शिक्षा में समाज में क्रांति के उद्घोषण के रूप में देखा। शिक्षा एक मानव अधिकार है। महात्मा फूले के दर्शन का सार है शिक्षित अफसरों की। जो महात्मा फूले हैं, उनका मानना है ना कि जो शिक्षा के बिना ना कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। और ये एक मौलिक अधिकार है, मानव अधिकार है, जो शिक्षा सभी व्यक्तियों को प्राप्त होना चाहिए। और जो विकास के रास्ते पर ना शिक्षा ही ले जा सकती है महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट है, हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 महात्मा फूले द्वारा प्रतिपादित शैक्षिक अवसरों की समानता के दर्शन की जीत का प्रतीक है। तो ये समझ में आ गया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए भी काम किया और वस्तुतः महिलाओं के लिए औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर खोलने की नींव रखी। और उन्होंने सिर्फ यही टॉपिक है उनका कि जो महिलाओं को शिक्षित करना, और उनके लिए उन्होंने काम किया है और उनके लिए जो औपचारिक शिक्षा होती है ना उसे खोलने की नींव रखी है। यह हसियाए के वर्गों की महिलाओं के लिए विशेष रूप से सच था। इसलिए उन्होंने 1848 में बुधवार पेट में एक बालिका विद्यालय खोला। और उन्होंने एक बालिका विद्यालय भी खोला था 1848 में। ठीक है, और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में उनके विचार क्रांतिकारी थे। तो उनकी शिक्षा के लेकर ही उनके विचार जो रहते थे क्रांतिकारी। नेक्स्ट पॉइंट है, उनके शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषता। अब जो उनकी विशेषताएं क्या क्या है ज्योतिबा फूले की। फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। फूले ने अपने प्रतिनिधित्व में बम्बई प्रेसिडेंट में शूद्रों, महारों, मार्ग और मुसलमानों की प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अनिवार्य शिक्षा के कारण के लिए बहस करते हुए उच्च शिक्षा की तुलना में प्राथमिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया। उनका मानना है ना कि जो उच्च शिक्षा होती है उससे ज़्यादा ना जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसे महत्वपूर्ण माना जाता है और उसे ही सबसे ज़्यादा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बॉम्बे प्रेसिडेंट के लगभग 9-10 गाँवों में प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था। और जोर देकर कहा कि सरकार की वापसी स्कूलों में ये शिक्षा के प्रसार की जांच करना होगा। उनका मानना है ना कि जो मुंबई है उसमें 9-10 गांव ऐसे भी होते हैं ना कि जहाँ पर कोई भी शिक्षा का प्राप्त करने का कोई भी साधन नहीं है। उन्हें जोर देकर ये बताया गया कि वहाँ पर स्कूलें खोली जाए सरकार की ओर, सरकार अपना ध्यान दे वहाँ पर। एंड इसका सेकंड पॉइंट है, शिक्षा को मानवतावादी मूल्यों का विकास करना चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थापना तभी संभव है जब महिलाओं और वंचित लोगों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और शिक्षा सभी लोगों के लिए एक बाध्यकारी शक्ति हो। तो उनका मानना ये है ना कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा दी जानी चाहिए और सबके जो एक अधिकार होते हैं ना शिक्षा को सबको मिलनी चाहिए।
एक प्रशिक्षित व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए और उसे पर्याप्त वेतन के दिया जाना चाहिए। जो एक प्रशिक्षित होता है मतलब जो टीचर होता है ना, उसे एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए कि जो प्राथमिक शिक्षा को पढ़ा सके और उन्हें वेतन भी अच्छे देने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू है। इसका थर्ड पॉइंट है, शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक क्षमता और क्षमताएं ज्ञान को उच्च रूप से तभी जोड़ा जा सकता है जब शिक्षा प्रेषण क्षमता और क्षमताओं के विकसित करने में चमक होगी। उनके अनुसार लॉर्ड मैकेल द्वारा प्रतिपादित डाउनवर्ड सिस्टम सिद्धांत के रूप में नहीं कहा, उन्होंने आम जनता की अपेक्षा करना। तेजपाल 2020 के अनुसार जो छात्र योग्य है उन्हें छात्रवृत्ति और पुरस्कार की आवश्यकता उन्हें सरकार से प्राप्त करना चाहिए। उनका ये भी मानना है ना कि देखो, जो पार्टिसिपेट होते हैं, कंपटीशन कुछ भी होता है स्कूल में, उनमें सभी को भाग लेना चाहिए और उनको जीतने पर उनको पुरस्कार सरकार के द्वारा दिए जाने चाहिए कि जो उनके योग्य है, और उन्हें सभी छात्रों को सम्मान से देखना जाना चाहिए। एंड जो ये ज्योतिबा फूले का खत्म हो गया यहाँ पर टॉपिक। एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया, जो सावित्रीबाई फूले ने निभाई शिक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका, कि उनकी क्या क्या भूमिका वो बताने हैं आपको। ठीक है, तो देखिए, ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले आधुनिक भारतीय शिक्षा के अग्रदूत में से एक थी। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को पुणे में लगभग 50 किलोमीटर दूर पुणे संतरा रोड पर स्थित न्यायगांव में एक किसान परिवार में हुआ था। तो जो ज्योतिबा फूले थी वो देखो, जो ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई थी और उनका जो जन्म था ना 3 जनवरी 1831 में पुणे के एक गांव में हुआ था, और वो एक किसान परिवार की महिला थी, मतलब बेटी थी। वे लक्ष्मी और खाजोड़ी नवेश पटिया की सबसे बड़ी बेटी थी, और उनके जो माता पिता का नाम था लक्ष्मी नवेश्वर। ठीक है, तो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, और 9 वर्ष की वायु में 1840 में उनका विवाह 13 वर्षीय ज्योतिबा फूले से हुआ। और जो उनकी उम्र 9 वर्ष की थी ना, 1840 में उनकी शादी हो गई थी। और किससे हुई थी? और जो 13 साल के ज्योतिबा फूले थे उनसे उनकी शादी हो गई। उससे पहले कभी कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। एक तरह से आप मान सकते हो उस समय वो अनपढ़ थी। देखिए, लेकिन उनके पति ज्योतिबा फूले ने अपने समाज और परिवार के कड़े विरोध के बावजूद उन्हें शिक्षित किया। अब जब उनकी शादी हो गई ना, उनके बाद उनके जो पति है उन्होंने उसको शिक्षित किया, शिक्षा प्राप्त करने में उनकी मदद की, और उनको समाज और जो परिवार उनका विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने उनकी बातें नहीं ध्यान दिया। अब यहाँ से देखिए, 1841 में ज्योतिबा ने शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा शुरू की। उस जातियों और प्रतिकारवादी ताकतों में कड़े विरोध के बावजूद महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों को खोलने में उनकी भूमिका अहम और दोष सिद्ध है। सावित्रीबाई वास्तव में एक आदर्श है। वह क्रांति की चिंगारी लगाने वाली पहली भारतीय महिला थी। जो सावित्रीबाई फूले ऐसी एक पहली महिला है जो महिलाओं के लिए शिक्षा का अवसर खोलने में उनकी मदद की और एक क्रांतिकारी महिला साबित हुई। निचली जातियों की लड़कियों और बच्चों के लिए इसे खोलकर भारतीय शिक्षा वही थी। भारत में सभी बच्चों के कल्याण के एजेंट के मूल सार्वभौमिक, बाल संवेदनशील, भौतिक रूप से महत्वपूर्ण और सामाजिक रूप से सुधार शिक्षा की धारणाओं को रखने वाले पहले भारतीय मानस के अनुसार सावित्रीबाई फूले आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षित थी। वे महिला और अछूतों के लिए शिक्षा की क्रांतिकारी समर्थन थी। महिलाओं के अधिकार की चैंपियन, अंगामी कविता का एक मील का पत्थर। जो सावित्रीबाई फूले है ना, उन्होंने महिलाओं के लिए हक में लड़ाई लड़ी, उनकी शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। और उनके ऊपर आपका क्वेश्चन आता है तो आप अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं कि पहले के ज़माने में जो महिलाओं को पढ़ाई लिखाई से पीछे हटाया जाता था, उन्हें सिर्फ घर के कामों के लिए रखते थे। लेकिन जब से उनकी सावित्रीबाई फूले शादी करके आई, उनके पति ने उनको शिक्षित किया। उनके बाद से उनका एक जो मकसद ये बन गया कि हाँ, मुझे अपने जैसे और भी महिलाओं को शिक्षित करना है और सभी लड़कियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये सब आप इनके ऊपर लिख सकते हैं। ये साहसी जन नेता जाति और सत्ता की ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़ा था, और जो उन्होंने मजबूती से खड़े थे कि हाँ,
जो पितसत्ता होते हैं, जैसे लड़कों के अधिकार होते हैं, उन उसमें लड़कियों के भी अधिकार होने चाहिए, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। सावित्रीबाई की निश्चित रूप से अपनी स्वतंत्र पहचान थी और उनकी स्वतंत्र पहचान थी, ठीक है। अब इनकी जो विशेषता है ये क्या है, देखिए। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता शिक्षा पर जोर दिया और उन्हें उचित शिक्षा की आवश्यकता को भोजन, पानी, कपड़ा, आश्रय की आवश्यकताओं के रूप में आवश्यक माना। उन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियों दोनों को शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह हजारों महिलाओं की मुक्ति और उनके अपने सपने को पूरा करने का कारण था। तो जो आप समझ ही सकते हैं, जो शिक्षा को उन्होंने क्या माना, भोजन, पानी, कपड़ा, आवास, मतलब आप मान सकते खाने पीने रहने को लेके ये जरूरत की चीजें है आपकी, लेकिन उसके साथ आपका शिक्षा भी जरूरी है। इन्हीं के साथ, इसके बिना आपका भविष्य नहीं हो सकता और सभी लड़के लड़की एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और सभी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है। एंड इसका सेकंड पॉइंट है, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और अज्ञानी पितसत्तात्मक और के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। जो पितसत्तात्मक होते हैं उसमें यही होता है कि जो पिता के कोई भी अधिकार होते हैं उनके बेटे को मिलते हैं, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्होंने ये महिलाओं को भी अधिकार दिलाया, ये समाज खत्म करके, ठीक है। और जो सावित्रीबाई फुले है ना, उन्होंने अपने जो पति के साथ मिलकर ना जो कन्या भ्रूण हत्या होती है उनको रोकने का काम किया और जो विधवा औरत होती है जो उनके पति मर जाने के बाद उनकी जो हत्या कर दी जाती है उन पर भी उन्होंने रोक लगाई और उनकी एक घर की स्थापना की थी जिसका नाम दिया था उन्होंने औरत। सेकेंड पॉइंट का मतलब है। एंड थर्ड पॉइंट देखिए, पाठ्याचार्य सावित्रीबाई ने इनके लिए शिक्षा केवल वनुक्रमिक शिक्षा नहीं थी बल्कि मन का ही विकास था। ज्योतिबा और सावित्रीबाई के लिए शिक्षा समाज में अमूल चाल परिवर्तन लाने का एक साधन थी। यह पूरी तरह से समाज में परिवर्तित का एक साधन था। उनका मानना था कि बच्चों को उपयोगी व्यापार और शिल्प स्कूल के एक संकलन औद्योगिकी विभाग में सीखने चाहिए ताकि बच्चे आराम से स्वतंत्र रूप से अपने जीवन का प्रबंध कर सके। जो सावित्रीबाई फुले और उनके पति थे ना, उन दोनों का मानना यही था कि जो हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और सभी अपना विकास कर सकते, व्यापार कर सकते, शिल्प कर सकते, स्कूल जा सकते और स्वतंत्र रूप से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते और अपना जीवन यापन कर सकते और समाज में परिवर्तन करने का यही उनका मकसद है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ने का तरीका। उसने स्कूल में हर बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखा और बच्चों में कुपोषण को कम करने की पहल की। कुपोषण होता है जो बीमारियां होती है एक दूसरे से होती है, उनको कम करने की कोशिश की गई है कि किसी भी बच्चे को कोई भी बीमारी ना हो और सभी स्वस्थ व्यक्ति रहे। उन्होंने बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकने की कोशिश की। सावित्रीबाई ने 184 साल पहले बच्चों को बाजीबा देकर एक मिसाल कायम की। वही लघु कथाएं सुनाकर, कविताएं पढ़कर और खेल शस्त्र शुरू करके नवीन रूप से पढ़ाती थी। जो सावित्रीबाई फुले एक टीचर भी रह चुकी है, जैसे कि 184 साल पहले की बातें जो बच्चों में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उन्हें कहानियां सुनाती थी, खेल कूद के बारे में बताती थी, कविताएं सुनाती थी, जिससे ना बच्चे प्रेरित होते थे, ठीक है। वे छात्र के माता पिता से लगातार संवाद करती थी और करती रही और हमेशा उन्हें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा के लिए प्रेरित करती रही। और वो जैसे आपके ज़माने में पेरेंट्स मीटिंग होती है उसी टाइप से वो जो बच्चों के माता पिता से बात किया करते थे और अपने बच्चों को आगे के लिए प्रेरित करती थी कि शिक्षा प्राप्त किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 5। सावित्रीबाई फुले ने भी कविताओं के माध्यम से लोगों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया। उन्होंने मराठी कविता का आगामी माना जाता है। 1854 में 2 कविताएं संग्रह काव्य फूले और 1892 में बावानी काशी सुबोध रत्नकार प्रकाशित हुआ। दोनों में अंग्रेजी और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया और उन्हें पुरस्कार भी 2 मिले थे और उन्होंने दोनों में यही बताया गया था जो शिक्षा के महत्व और अंग्रेजी के बारे में बताया गया था, ठीक है। लास्ट पॉइंट है वे अपने लिए उपहार स्वीकार करने के वजह एक पुरस्कार समारोह में स्कूल के लिए पुरस्कार मांगने जैसे छात्रों को प्रेरित करती थी। उन्हें युवा लड़कियों और पेंटिंग, लेखन और अन्य गतिविधियों के लिए प्रेरित किया और उन्होंने जो उनको पुरस्कार मिलते थे ना उसकी वजह वो ये चाहते थे कि नए नए स्कूल खोले जाए और लड़कियों को पेंटिंग, लेखन जैसे अन्य गतिविधियां, खेलकूद के बारे में बताया जाए, ठीक है। और इसका जो निष्कर्ष है आप देख सकते हैं,
ज्योतिबा फूले पहले भारतीय शिक्षक थे जिनके शिक्षा पर क्रांतिकारी विचारकों ने भारत में ब्रिटिश शासकों द्वारा सम्मिलित किया और वे गहरी दार्शनिक पृष्ठभूमि वाले व्यवहारिक व्यक्ति थे। मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा महिलाओं शिक्षा के क्षेत्र में आज के आधुनिक भारतीय समाज में बहुत आवश्यक है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम महात्मा ज्योतिबा फूले के योगदान का उल्लेख किए बिना भारत में महिला शिक्षा के इतिहास के बारे में बात नहीं कर सकते। उन्हें सही मायने में महात्मा कहा जाता है। इसमें यही बताया गया है कि जो ज्योतिबा फूले और जो सावित्रीबाई, उन दोनों के बिना हम ये जो महिला शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकते। इनके बाद ही जो महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है और इन्होंने ही महिलाओं के प्रति अपने काम किए थे और इन्हें एक महान महात्मा कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं पर यहाँ क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।